नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया। इसके तहत अनुपयुक्त और प्रदूषक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। सरकार एक बार उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और उपयोग को अगले साल 1 जुलाई से प्रतिबंधित करेगी। रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित कर्नाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया। देश ने 53 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल की। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान के बढ़ते हमलों के कारण अफगानिस्तान से भागने वाले नागरिकों के लिए पड़ोसी देशों से अपनी सीमाएं खुली रखने का आग्रह किया। और लंदन में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी के सभी केंद्र और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में शाम 7 बजे से इसका प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा। हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर राष्ट्रपति के संबोधन का रात 9:30 बजे प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। इस मिट्टी से ही पैदा हुए, इस मिट्टी में दे देंगे जान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान। भारत 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 हो भारत मेरी शान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान। पर्यटन मंत्रालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ के साथ मिलकर 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज दिन में 1:30 से 12 कड़ियों की एक श्रृंखला शुरू करेगा। प्रत्येक कड़ी भारत की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित विविध विषयों पर केंद्रित होगी। कार्यक्रम का उद्घाटन पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत इंडिया एट 75 एक यात्रा शीर्षक से 20 मिनट की एक फिल्म का प्रसारण किया जाएगा। इसके बाद प्रतिभागी इस फिल्म पर आधारित क्विज में भाग ले सकेंगे। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पहले 1000 विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। पर्यटन मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके अंतर्गत देश भर में विभिन्न गतिविधियां जैसे हेरिटेज वॉक, वॉकाथॉन, साइकिल रैली, फोटो प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता, फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव सत्र आयोजित किए जाएंगे। पर्यटन मंत्रालय बच्चों और युवाओं को देश के गौरवशाली अतीत से परिचय कराने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र सरकार के उपायों की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है, जिनसे लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। इसी कड़ी में आज हम अपने श्रोताओं को जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुए विकास कार्य की जानकारी दे रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी सरकार ने समग्र विकास के लिए कई उपाय किए हैं। एक रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर में धारा 170 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में लोगों का सशक्तिकरण हुआ है और क्षेत्र में विकास की धारा शुरू हुई है। पंचायत चुनावों के बाद वहां जमीनी स्तर के लोकतंत्र की
त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित हुई है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर में उद्योगों के विकास के लिए नई औद्योगिक विकास योजना तैयार की है। इसके अलावा वर्षों से लटके पड़े 6000 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जम्मू और कश्मीर बुनियादी ढांचा विकास वित्त निगम की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत केंद्र शासित प्रदेश में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि और कौशल विकास से जुड़ी सभी योजनाओं लागू किया जा रहा है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के विकास में एक प्रमुख इंजन बनता जा रहा है। केंद्र सरकार यहाँ बांस क्षेत्र के विकास के लिए सहायता प्रदान कर रही है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंद्रधनुष गैस ग्रिड परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लंबाई 1656 किलोमीटर है और यह क्षेत्र के सभी 8 राज्यों में विकसित किया जाएगा। यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 536 किलोमीटर लंबी 35 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कई प्रमुख कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इनमें देश के 75 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने, 75 पहाड़ी दर्रों में सैनिकों का पर्वतारोहण, जनसंपर्क अभियान तथा कई कार्यक्रम शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आ रहा है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम रन दूसरे संस्करण के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की। श्री ठाकुर ने शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए 30 मिनट का ये अभ्यास करने का आह्वान किया है। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने देश के कोने कोने में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की आज लॉन्च की है। 75 ऐसे आइकॉनिक लोकेशंस पर आज इसको लॉन्च किया गया है। 2 अक्टूबर तक इसको चलाया जाएगा। देश के 744 जिलों के हर जिले के 75 गांव में हर गांव के 75 युवा कम से कम इसमें भागेंगे और वो 75 युवा फिर बाद में हर परिवार तक पहुंचेंगे कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इस मूल मंत्र को लेकर जाएंगे, ताकि अमृत महोत्सव के समय जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है न्यू इंडिया फिट इंडिया, नया भारत, सशक्त भारत, स्वस्थ भारत, इसको लेकर हमें जाना है और इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और जन भागीदारी के कारण इसको जन आंदोलन भी बनाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई अनूठे कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की है। इसका उद्देश्य बलिदान और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए नए भारत के निर्माण के लिए जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना है। इस श्रृंखला में देश के उन अज्ञात सपूतों को भी याद किया जाएगा जिनकी गाथाओं से लोग अपरिचित हैं। इस अवसर पर आकाशवाणी अपने श्रोताओं के लिए आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। इसका प्रसारण 16 अगस्त से आकाशवाणी के सभी चैनलों पर होगा। 5 मिनट की इस प्रस्तुति में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों और प्रमुख ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाओं का प्रसारण किया जाएगा। इसे हिंदी में सुबह 8:20 पर और अंग्रेजी में सुबह 8:50 पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से 16 अगस्त से हिंदी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय और प्रादेशिक अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन भी किया जाएगा। 16 अगस्त से ही दूरदर्शन के नेटवर्क पर 5 मिनट की प्रस्तुति प्रसारित की जाएगी, जिसमें उस दिन के प्रमुख ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा होगी। इसे डीडी न्यूज पर सुबह 8:55 पर और डीडी इंडिया पर सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलो
मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वाहन स्क्रैपिंग नीति भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। श्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति और निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। स्क्रैपिंग पॉलिसी से पूरे देश में स्क्रैप से जुड़े सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी, नई सुरक्षा मिलेगी। विशेष रूप से स्क्रैपिंग से जुड़े जो हमारे कामगार हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इससे कामगारों को सुरक्षित माहौल मिलेगा, संगठित क्षेत्र के दूसरे कर्मचारियों जैसे लाभ भी उनको मिल पाएंगे। इतना ही नहीं, स्क्रैप का काम करने वाले छोटे कारोबारी ऑथोराइज्ड स्क्रैपिंग सेंटर्स के लिए कलेक्शन एजेंट्स का काम भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से वैज्ञानिक ढंग से अनुपयुक्त वाहन तो हटेंगे ही, अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि वाहनों का प्रदूषण रहित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई नीति से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और हजारों रोजगार भी उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नई नीति देश के नगरों में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे संकल्प का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि हम स्थायी और पर्यावरण अनुकूल विकास की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आज भारत सेफ्टी और क्वालिटी के हिसाब से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अपने नागरिकों को देने के लिए प्रतिबद्ध है। BS4 से BS6 की तरफ सीधे ट्रांजिशन के पीछे यही सोच है। इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। सरकार ने एक बार उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक को 2022 तक प्रतिबंधित करने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियमावली को अधिसूचित कर दिया है। सरकार ने ये निर्णय प्लास्टिक वस्तुओं से पर्यावरण को हो रहे खतरे को देखते हुए लिया है। इस संशोधन के बाद एक बार इस्तेमाल की जाने वाली कई प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस वर्ष 30 सितंबर से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 70 माइक्रोन और 31 दिसंबर से 120 माइक्रोन कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पुलिस, बीएसएफ और सेना ने एक व्यक्ति को विस्फोटक आईईडी के साथ गिरफ्तार करके स्वतंत्रता दिवस के पहले बड़ी आतंकी वारदात को टाल दिया है। बीएसएफ को मिली सूचना के आधार पर पुलिस, बीएसएफ की 72वीं बटालियन और सेना ने मोड़ कोटन इलाके में एक संयुक्त नाका तैयार किया। जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया और तलाशी लेने पर उसके पास से 4 बमों वाली आईईडी बरामद की गई। इस बारे में मेढर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने जम्मू डिवीजन के किश्तवाड़ जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के एक और आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आतंकवादी को किश्तवाड़ पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स की 17वीं बटालियन और सीआरपीएफ की 52वीं बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में कल पाटी मल्लाह पलमार के कुलना वन क्षेत्र में पकड़ा गया। इस आतंकवादी की पहचान किश्तवाड़ के मुजम्मिल हुसैन के रूप में हुई है और ये कुछ दिनों पहले हिजबुल मुजाहिदीन गुट में शामिल हुआ था। उसके पास से एक ग्रेनेड, AK-47 राइफल और एक मैगजीन और 30 राउंड गोलियां मिली हैं। सुरक्षा बलों ने कुछ दिन पहले हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। जम्मू डिवीजन के डोडा जिले में सरोला वन क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने कल हथियार और गोली बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के विशेष संयुक्त दल को डोडा जिले के टंटा वन क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों के छिपने के एक ठिकाने का पता चला, जहां से बड़ी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद किए गए। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया। इसके तहत अनुपयुक्त और प्रदूषक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। सरकार एक बार इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और उपयोग को अगले साल 1 जुलाई से प्रतिबंधित करेगी। रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित कर्नाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया। देश ने 53 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल की। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान के बढ़ते हमलों के कारण अफगानिस्तान से भागने वाले नागरिकों के लिए पड़ोसी देशों से अपनी सीमाएं खुली रखने का आग्रह किया और लंदन में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में कर्नाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि कर्नाला सहकारी बैंक को अपने सभी कामकाज 13 अगस्त से बंद करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर्याप्त पूंजी के कारण कर्नाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक का बने रहना उसके डिपॉजिटर्स के हितों के प्रतिकूल है और बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान डिपॉजिटर्स को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार नागरी सहकारी बैंक के लगभग 95% जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त होने की उम्मीद है। साथ ही परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। लाल किले और इसके आसपास विशेष उपाय किए गए हैं, जहां से प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लाल किले के इर्द गिर्द कल केवल उन्हीं वाहनों को आवाजाही की अनुमति होगी जिनके पास दिल्ली पुलिस से जारी वैध पास होगा। कल सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कई सड़कें बंद रहेंगी। इनमें दिल्ली गेट से चट्टा रेल चौक तक नेताजी सुभाष मार्ग, जीपीओ दिल्ली से चट्टा रेल चौक तक लोथियन रोड, एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक, एसपी मुखर्जी मार्ग, फाउंटेन चौक से लाल किले तक चांदनी चौक रोड, रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक निषाद मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और नेताजी सुभाष मार्ग तक का इसका लिंक रोड, राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड और आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक का आउटर रिंग रोड शामिल है। दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर भी आज सुबह से कल दोपहर तक पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखक और इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे को जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर शुभकामनाएं दी हैं। ये सुखद संयोग ही है कि जब बाबा साहब जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब साथ में ही हमारा देश भी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मुझे लगता है कि बाबा साहब स्वयं भी अनुभव कर रहे होंगे कि ये संयोग उनके लिए उनकी तपस्या से प्रसन्न मां भारती का प्रत्यक्ष आशीर्वाद ही है। श्री पुरंदरे के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का जीवन संतों की तरह शारीरिक और मानसिक सक्रियता से भरपूर रहा। प्रधानमंत्री ने इतिहास की महान विभूतियों का इतिहास लिखने और शिवाजी महाराज की वीरगाथा को जनता तक सही स्वरूप में पहुंचाने में श्री पुरंदरे के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्र उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। आप सब इस बात से परिचित हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने स्वाधीनता सेनानियों के अमर आत्माओं के इतिहास लेखन का अभियान शुरू किया है। बाबा साहेब पुरंदरे यही पुण्य कार्य दशकों से करते आ रहे हैं। अपना पूरा जीवन इसी एक मिशन के लिए उन्होंने खपा दिया है। उन्होंने शिवाजी महाराज के जीवन को, उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने में जो योगदान दिया है, उसके लिए हम सभी उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। मुझे खुशी है कि हमें उनके इस योगदान के बदले देश को उनके प्रति
कृतज्ञता ज्ञापित करने का सौभाग्य मिला है। बाबा साहेब पुरंदरे को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें 2015 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी उन्हें कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ई फसल सर्वेक्षण पहल का शुभारंभ किया। ये पहल महाराष्ट्र में 15 अगस्त से प्रभावी होगी। इस कार्यक्रम को राजस्व और कृषि विभाग टाटा ट्रस्ट के साथ संयुक्त रूप से लागू कर रहे हैं। ये परियोजना प्रयोग के रूप में पहले 2 जिलों में लागू की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ये देश के लिए एक आदर्श परियोजना होगी और ई फसल सर्वेक्षण ऐप किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि इससे किसानों को फसलों के बारे में बाधा रहित सूचना मिल पाएगी। देश ने 53 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल की है। कल करीब 56 लाख टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 30 लाख से ज्यादा लोगों को पहला और 4 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड-19 आपात राहत और स्वास्थ्य प्रणाली के दूसरे चरण के पैकेज की 35% की एक और किश्त जारी कर दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 50% धन जारी किया जा चुका है, ताकि राज्य और जिला स्तर पर अनिवार्य गतिविधियां लागू की जा सकें। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रयागराज के दारागंज और झूसी इलाकों में जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वाराणसी के बाद उन्होंने गाजीपुर और बलिया जिलों का दौरा किया। बलिया में सरयू, टोंस और गंगा नदी के उफनाए पानी की वजह से 34 गांवों के लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने गाजीपुर और बलिया में अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश के 24 जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं और लगभग सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में पटना, बक्सर, मुंगेर, भोजपुर और भागलपुर सहित 15 जिलों में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। गंगा नदी का पानी पटना, भागलपुर और मुंगेर के शहरी क्षेत्रों में पहुंच गया है। पटना के हाथीदह और गंगा का पानी खतरे के निशान से 43.17 मीटर को पार कर 43.12 मीटर पर पहुंच गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की तेज गति से निकासी के लिए फरक्का बैराज के सभी द्वारों को खोल दिया गया है। गंगा के उफान के कारण बक्सर से भागलपुर के कहलगांव तक तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैलता जा रहा है। 25 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। लगभग 500 पंचायतों के 1300 से अधिक गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 26 टीमों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। 1,40,000 से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर, सारण और पटना के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। श्री कुमार ने अधिकारियों को बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने का भी निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों से अपनी सीमाएं खुली रखने का आग्रह किया है। तालिबान के बढ़ते हमलों के कारण जान बचाकर भागने वालों की संख्या बढ़ रही है। विश्व खाद्य संगठन ने मानवीय तबाही की चेतावनी देते हुए कहा है कि देश के हजारों विस्थापित काबुल पहुंच रहे हैं। सेव द चिल्ड्रन संस्था के अनुसार हाल के दिनों में काबुल पहुंचने वालों में लगभग 72,000 बच्चे शामिल हैं। काबुल में अधिकतर शरणार्थी सड़कों पर रात बिता रहे हैं। तालिबान ने कल देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया। तालिबानी उग्रवादियों ने पास के शहर लश्करगाह पर भी कब्जा कर लिया है और अब अफगानिस्तान की लगभग 1/3 प्रांतीय राजधानियों पर उसका कब्जा हो चुका है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना कल श्रीनगर में की गई। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
चिड़ी मुबारक की पूजा करते हुए उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के लोगों की निरंतर शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की। पवित्र गदा 22 अगस्त को दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना होगी और रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर पहलगाम मार्ग से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक पहुंचेगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्वामी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा को इस वर्ष भी रद्द कर दिया गया था। हालांकि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से वर्चुअल पूजा, हवन और ऑनलाइन प्रसाद बुकिंग की व्यवस्था की गई है। श्राइन बोर्ड ने टीवी और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म्स पर भगवान शिव की पवित्र गुफा से सुबह और शाम की आरती का सीधा प्रसारण करने की भी व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन कल खेल का समाप्त होने तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 3 विकेट पर 119 रन बना लिए थे। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट 48 और जॉनी बेरेस्टो 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत के मोहम्मद सिराज ने 2 और मोहम्मद शमी ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इससे पहले भारत ने पहली पारी में केएल राहुल के शानदार 129 और रोहित शर्मा के 83 रन की बदौलत 364 रन बनाए। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने 5 विकेट लिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और अलका, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। मुकेश गुजरात में प्रधानमंत्री का निवेश सम्मेलन में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिन्दुस्तान ने आगाज शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री ने नई वाहन कबाड़ नीति का किया ऐलान। फिटनेस में फेल होने पर कबाड़ होंगे वाहन। लोक सत्य के अनुसार स्क्रैप नीति से सभी का लाभ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदलनी होगी पुरानी नीतियां। हरिभूमि लिखता है, 40% तक सस्ती होंगी नई गाड़ियां, जल्द खुलेंगे व्हीकल फिटनेस सेंटर। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, वाहन स्क्रैपिंग नीति से घटेगा प्रदूषण, तेज होगा विकास। राजस्थान पत्रिका का कहना है, 15 वर्ष बाद सरकारी कॉमर्शियल, 20 के बाद निजी वाहन होंगे कबाड़। अमर उजाला लिखता है, कचरे से कंचन अभियान 2023 से लागू होगा, मुफ्त पंजीकरण, रोड टैक्स में छूट। पंजाब केसरी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, आतंकियों के छिपे होने की आशंका। लाल किला हुआ अभेद्य सुरक्षा में तब्दील, ऊंची इमारतों पर तैनात होंगे शार्प शूटर। पत्र के अनुसार 4 शातिर तस्कर गिरफ्तार, 55 पिस्टलें जब्त, स्वतंत्रता दिवस से पहले होनी थी सप्लाई। जनसत्ता की सुर्खी है, बंदूक वाली सरकार को समर्थन नहीं देगा भारत। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात पर वैश्विक गोलबंदी, समूचे दक्षिणी हिस्से पर तालिबान का कब्जा। नवभारत टाइम्स के अनुसार भारत का बनाया बांध तालिबान ने कब्जाया। राजधानी काबुल से केवल 50 किलोमीटर दूर लड़ाके। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, 498 साल के बाद चांदी के हिंडोले पर रामलला। पत्र के अनुसार राम जन्मभूमि परिसर के अस्थायी मंदिर में रामलला शुक्रवार को नागपंचमी के दिन 21 किलो चांदी से तैयार हिंडोले पर विराजमान हुए। राजस्थान पत्रिका ने शीर्षक दिया है, एयर इंडिया की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र ने जनरेशन इक्विटी के लिए अपना प्रवक्ता बनाया। कैप्टन जोया जनवरी में सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप व्यावसायिक उड़ान को लीड कर चर्चा में आई थी। इस उड़ान में सभी पायलट और क्रू मेंबर महिलाएं थीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया। इसके तहत अनुपयुक्त और प्रदूषक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। सरकार एक बार इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और उपयोग को अगले साल 1 जुलाई से प्रतिबंधित करेगी। रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया। देश ने 53 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल की। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान के बढ़ते हमलों के कारण अफगानिस्तान से भागने वाले नागरिकों के लिए पड़ोसी देशों से अपनी सीमाएं
खुली रखने का आग्रह किया और लंदन में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।